नमस्कार दोस्तों, चलते हैं हम अगली क्लास में बायोलॉजी की, जो कि है 7th क्लास। तो आपका लक्ष्य है 8000 क्वेश्चन साइंस के प्रीवियस ईयर करना। तो जो अभी इस चैनल पर नए हों, वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें क्लास को और शेयर करते रहें अपने दोस्तों को, जो इस क्लास से वंचित हैं वो क्लास अटेंड कर सकें और डेली क्लास लेते रहिएगा। ठीक, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नांकित चित्र एक कल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली विभिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये क्वेश्चंस ग्रुप डी में आया है 2022 में। एक तो ये विकल्प क्या है? डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां, आरएनए निर्माण में त्रुटियां, प्रोटीन निर्माण में त्रुटियां, जीन का अक्रियशील होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? इसके पीछे क्या कारण मुख्य था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए। आंसर करेक्ट होगा। उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। एक ही लक्षण का अध्ययन किया था सिर्फ एक बार में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, किस लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो किसके लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? कौन होते हैं? वो होते हैं एलोसोम्स लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की निम्नलिखित में से ये किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? तो किस विशेषता का उपयोग इन्होंने नहीं किया था? पत्तों की आकृति का उपयोग इन्होंने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पत्तों की आकृति, मटर के पौधों की लंबाई इसका उपयोग किया था, बीज की आकृति इसका उपयोग किया था और फूलों का रंग इसका भी उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है, प्रत्येक हार्मोन के लिए एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट आरएनए होता है, हार्मोन के लिए एक विशिष्ट गुणसूत्र होता है। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होता है। क्या होता है? जीन। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइडों का एक ऐसा अनुक्रम है जो कूटबद्ध संरचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न करता है। संपन्न होता है इसमें जीन में। ठीक है, कौन करता है? डीएनए। अगला इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? ये है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि युग्मक निर्माण के समय युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। क्या आते हैं? युग्म विकल्पी एक साथ आते हैं। तो जो प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या करता है? वो सही है। प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी। जो जनन कोशिका होती है तो प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी, ये भी सही है। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान कीजिए। तो सही कथन की पहचान करना है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन? आरंभ में पौधों का सिर पर निषेचन किया गया था। आरंभ में पौधों पर निषेचन किया गया था, तो उसके बाद स्वनिषेचन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ये रॉन्ग है। क्या है रॉन्ग? केवल स्वनिषेचन किया गया था? नहीं। आरंभ में पौधों का स्वनिषेचन? नहीं। केवल पर निषेचन? नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की हो सकती है। जब दो जनन कोशिकाएं संलेत होती हैं तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्रों की सामान्य संख्या को बहाल कर देती हैं। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इस तरह की प्रणाली को कहते हैं मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। क्या कहते हैं? मेंडल के प्रयोगों के परिणाम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? किस पौधे का प्रयोग किया था? तो उद्यान मटर का प्रयोग किया था मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, यानी प्रयोगों के लिए पौधे का प्रयोग किया था उद्यान मटर का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, एक संकर संकरण किस विभिन्न संकरणों के विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है? तो किनका होता है? किन विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले? तो ये होता है दो विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाले दो पौधों का संयोजन होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? एक ऐसा कौन सा कण है जो संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? तो वो है कौन? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पैतृक और मातृ यानी पिता और माता का डीएनए जो होता है, मातृ डीएनए। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। तो क्या थे वो थे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। झुर्रीदार, छोटे और सफेद। क्या? झुर्रीदार थे, छोटे और सफेद। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे यानी टीटी का एक बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरण कराया गया। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या था? तो क्या था? वो था 3:1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीनोटाइप अनुपात पीढ़ी में F2 पीढ़ी में क्या था? 3:1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले, जो पीढ़ी होती है तो प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधों या जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था? तो कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मनुष्य में लक्षणों के वंशागति के नियम को मनुष्य में लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत विकल्प का चयन कीजिए। गलत विकल्प का चयन करना है। जो मनुष्य में लक्षण होते हैं वंशागति के, उनसे संबंधित। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर क्या सी इसका करेक्ट हो जाएगा।
प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संस्करण या असंगत जीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका ये गलत हो जाएगा। ये एक ही असंगत या संस्करण जीन होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 जीन होने चाहिए, ये सही है। माता-पिता दोनों बच्चे के लिए समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थों का योगदान करते हैं, ये सही है। प्रत्येक लक्षण माता-पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है, ये सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, TTWW जीन प्रारूप वाले निर्मित युग्मों का प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत होगा? 25% होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मानवों में लिंग गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं? तो मानव में कितने मौजूद होते हैं लिंग गुणसूत्रों के? कितने युग्म मौजूद होते हैं? वो होते हैं 1 युग्म। कितने? 1 युग्म मौजूद होते हैं। इसमें मानव में 23 पेयर होते हैं। कितने? 23 पेयर यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में होते हैं XY और महिला में होते हैं XX। क्या? महिला में होते हैं XX गुणसूत्र, पुरुष में होते हैं XY गुणसूत्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबेपन को बौनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया, क्योंकि कोई पौधा लंबा ही होगा, भले ही उसके लंबेपन के लिए 1 जीन हो या 2 हों। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कथन गलत छांटना है, कौन सा गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों में Y गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं, ये गलत होगा, क्योंकि Y गुणसूत्र और X गुणसूत्र ये पुरुष में होते हैं, महिला में होते हैं X गुणसूत्र और XX गुणसूत्र होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, क्या X गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं और Y गुणसूत्रों वाले शुक्राणुओं के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है? कोई दृश्य भिन्नता होती है? तो हाँ होती है या नहीं होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नहीं होती है। उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो किसके द्वारा निर्धारित होता है? पितृ गुणसूत्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पितृ गुणसूत्र के द्वारा ये मनुष्य का संतान का लिंग निर्धारित होता है, क्योंकि अगर माता पिता के गुणसूत्र माता पिता के गुणसूत्र मिलते हैं, माता के होते हैं XX और पिता के होते हैं XY, और यदि XX गुणसूत्र मिलते हैं, क्या मिलते हैं? XX गुणसूत्र, तो क्या संतान होती है? लड़की होती है। क्या होती है? लड़की। और अगर Y और X गुणसूत्र मिलते हैं, Y और X, तो क्या होता है? लड़का होता है। ओके, तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेंडल में से पहले कई वैज्ञानिकों ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया था, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत तर्क का चयन कीजिए। इसमें से गलत तर्क छांटना है, कौन सा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, तो गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। किन्होंने? मेंडल ने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों का झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरण कराया तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधों का संस्करण गोल बीज वाले बौने पौधों के साथ कराते तो प्राप्त संतति किस प्रकार के होते? किस प्रकार के होते? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, गोल बीज वाले लंबे पौधे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, गोल बीज वाले लंबे पौधे। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY हैं, इनके बीच क्या अंतर है? तो इनके बीच क्या अंतर है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। X गुणसूत्र बड़ा और Y गुणसूत्र छोटा होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्या लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का एक कारण इनमें से क्या था? तो क्या था इनमें से एक कारण? वो था ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की थी। क्या की थी? संतति की संख्यात्मक गणना की थी। अगला क्वेश्चन, यदि मेंडल ने F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया तो क्या होता? तो क्या होता यदि F2 पीढ़ी का अध्ययन नहीं किया होता? तो होता वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीले बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधे का संकरण हरे बीजों वाले तद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे। इस प्रकार प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? लंबापन बौनेपन पर प्रभावी या हावी था। क्या था? लंबापन बौनेपन पर प्रभावी था या हावी था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो कितना होगा प्राप्त अनुपात? होगा 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने दो प्रयोग किए। एक लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों की बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया और नंबर 2 छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दोनों प्रयोगों से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? परिणाम देखेंगे, प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? लंबे पौधे। और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिए लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड को लिया, दूसरे में छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को लिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित चित्र में दो पौधों के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कौन है वो? केवल लाल रंग ही प्रभावी है, लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते। लाल और हरा दोनों ही प्रभावी है, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इनमें से ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। द्वितीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी में, जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थी, सभी पौधे लंबे थे। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी इसका आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो कितने जोड़ी इसमें गुणसूत्र होते हैं? अलैंगिक 22 गुणसूत्र, 22 जोड़ी। कितने? 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी तो गुणसूत्र ही होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र, जिनमें 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र, और ये स्त्री में समान प्रकार के होते हैं। ये स्त्री में समान प्रकार के होते हैं, जिन्हें अलैंगिक गुणसूत्र कहते हैं। पुरुष में होते हैं XY और स्त्री में होते हैं XX। ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? वो होते हैं लिंग गुणसूत्र 2, X और Y। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, एक तो ये है कि जो स्तनधारी जीव होते हैं, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उनमें लिंग गुणसूत्र 2 ही होते हैं। एक लिंग गुणसूत्र 2 ही होते हैं, जबकि महिलाओं में X गुणसूत्र होते हैं, 2 XX होते हैं यानी, और पुरुष में XY होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पाइसम सटाइवम। क्या है? पाइसम सटाइवम। पाइसम सटाइवम, हरी मटर, मटर, टर 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 टर, हरी मटर, तो पाइसम सटाइवम। याद कर लीजिए, हरी मटर का पाइसम सटाइवम वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारण होते हैं? तो कौन से गुणसूत्र होते हैं? XX। जब स्त्री का गुणसूत्र X और पुरुष का गुणसूत्र X मिलता है तो क्या होती है? लड़की उत्पन्न होती है, लड़की का जीन बनता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन नहीं आता? बायोपिक्स का सिद्धांत। बायोपिक्स का सिद्धांत ये ग्रेगर मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। ये ग्रेगर मेंडल के सिद्धांत के अंतर्गत ये आते हैं तीनों, पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत। एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव को अधिक दूर के संबंधी हैं, जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके DNA में अधिक अंतर होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? DNA का अध्ययन या DNA अध्ययन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। DNA जो होता है वो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो क्या होता है? अपने जो जीन्स होते हैं उनका आधा हिस्सा क्या होता है? अपने जीन्स का आधा हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो जीन होते हैं वो जीन से ही ये जो बच्चा होता है वो पैदा होता है, जीन बनते हैं। तो पुरुष के जो XY गुणसूत्र होते हैं और जो स्त्री के XX होते हैं, इनके मिलने से जीन बनता है और जीन से फिर वो
बच्चा बनता चला जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं, तो कितने होते हैं क्रोमोसोम? वो 46 होते हैं। गुणसूत्र कितने? 46। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? अब उसने पूछा एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो 44 होते हैं। कितने? 44 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इनमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी में से वो गुणसूत्र नर और मादा के समान होते हैं, अपने अपने जोड़े के समजात, और 23 गुणसूत्र होते हैं मानव में जोड़ी। ठीक है, 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर, जिनमें से 22 पेयर मानव वो स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं, और एक गुणसूत्र एक पेयर अलग अलग होता है। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वो है आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। किससे? आनुवांशिक लक्षणों के संचारण से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उस बिंदु का नाम या क्या है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं, वो है सेंट्रोमियर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं, तो वो सेंट्रोमियर हैं। क्या है? सेंट्रोमियर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। क्या है? यदि एक पौधे का समजीनी TTRR है, तो समलक्षणी क्या होगा? तो समलक्षणी क्या होगा? वो होगा बौना और गोल। क्या होगा? बौना और गोल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौना और गोल होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा गुण नहीं है? झुर्रीदार बीज, गोल फली, हरी फली या गोल बीज? तो कौन नहीं है? झुर्रीदार बीज ये नहीं है मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बीज का आकार होता है जो, वो गोल होता है। कैसा होता है? बीज का आकार होता है, बीज का आकार कैसा होता है? वो गोल होता है, आकार होता है गोल। और लक्षण कैसा होता है? तो लक्षण झुर्रीदार होता है। कैसा? झुर्रीदार। और बीज का जो रंग होता है, या बीज का रंग, वो होता है पीला। कैसा होता है? पीला। और हरा, हरा क्या होता है? इसका लक्षण होता है। और फूल का जो रंग होता है, किसका? फूल का जो रंग होता है, रंग वो होता है फूल का बैंगनी। कैसा? बैंगनी होता है। और सफेद इसका लक्षण होता है। कैसा होता है? सफेद इसका लक्षण होता है। और ये फली का आकार कैसा होता है? तो फली का जो आकार होता है, तो फली का आकार फूली हुई, इसकी जो प्रभावी लक्षण होता है वो फूली हुई होती है। और जो अप्रभावी लक्षण होता है, कैसा होता है अप्रभावी लक्षण? वो होता है आप इसका पीला, सॉरी संकीर्ण। कैसा? संकीर्ण होता है। ये कैसे हैं? ये हैं प्रभावी लक्षण, ये प्रभावी लक्षण हैं। और ये क्या हैं? ये हैं अप्रभावी लक्षण। कैसे हैं? अप्रभावी लक्षण। ओके, अगला क्वेश्चन होगा आपका, आनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं, तो कौन है आनुवांशिक सामग्री के? जीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। तो क्या वनस्पति जो भाग होते हैं
वो या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से हमें नए पौधे को उगाना है। तो किससे उगाते हैं? वो आते हैं टिश्यू कल्चर से। इससे टिश्यू कल्चर से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? जो नवजात शिशु होता है वो बालिका, उसने कहा बालिका, बालक नहीं, तो उसकी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो उसमें होता है 44 गुणसूत्र का संयोजन प्लस XX। कितना? वो 44 तो समान होते हैं और XX गुणसूत्र का वो संयोजन होता है ये लड़की का। एक अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये गलत है। टिड्डों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। बी, ये भी गलत है। किसी नर में एक गुणसूत्र X और 2 Y गुणसूत्र होते हैं, ये भी गलत। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 42 यानी 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र। ये 46 गुणसूत्र तो सही है पर ये 42 नहीं होते हैं, ये 44 होते हैं अलिंगी। ये सॉरी ऑप्शन नंबर गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, बच्चे का लिंग किससे निर्धारित होता है? तो किससे निर्धारित होता है बच्चे का लिंग? गुणसूत्र से। किससे? गुणसूत्र से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। माँ का रक्त समूह से नहीं होता, माता पिता के RH कारक से नहीं होता, पिता के रक्त समूह से नहीं होता, गुणसूत्र से होता है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कह सत्य है? तो कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक ही DNA अणु जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जु कोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है, ये सही है। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, देखो यही अभी देखे थे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जेनेटिक शब्द JD वॉटसन द्वारा 1906 में दिया गया, ये गलत हो जाएगा। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे पहले जिन्होंने जीन को आनुवंशिकता के रूप में 1886 में देखा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जिसको भी ये हमारी क्लास सही लगी हो, अच्छी लगी हो, वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ओके, और शेयर करते रहें। देखिए आज हमारी थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए क्लास ले रहा हूँ क्योंकि आपका जो भविष्य है मैं चाहता हूँ कि आपका भविष्य बनकर ही जाए हमारी क्लास से, इसलिए क्लास को अटेंड करते रहें। ओके, धन्यवाद।